इम्पोर्टेंस। तो इसी क्रम में आज मैं खुद भाषा पे ही, भारतीय राजनीति में भाषा के इफ़ेक्ट को दर्शाने के लिए आपके सामने एक वीडियो जारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगा। हालांकि मेरा प्रयास है कि एक अच्छा वीडियो आपके समझ में आए, ऐसा एक माध्यम बनाना है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो चलते हैं भारतीय राजनीति में भाषा, किस तरह से भारतीय राजनीति को भाषा प्रभावित कर रही है और कैसे भारतीय राजनीति भाषा से प्रभावित हो रही है, या यूँ कहें कि भाषा ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है। और हमारे जीवन में राजनीतिक पक्ष भी एक पक्ष है और उस पक्ष को एक भाषा कैसे प्रभावित कर सकती है, इस बारे में हम देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक थिंकर है मॉरिस जोन्स, प्रोफेसर मॉरिस जोन्स ने भारतीय भाषा संबंधी कुछ अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रवाद और भाषा भारतीय राजनीति में ऐसे सवाल हैं या इतने बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं जिनको देख के लगता है कि हाल ही की जो भारतीय राजनीति का इतिहास है या घटना है, इतिहास की घटना है, तो इनसे, उस घटनाओं से भाषा का इतना गहरा संबंध है कि ऐसे लगता है कि राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण समस्या है वो भारतीय भाषा ही है। मॉरिस जोन क्या कहते हैं कि जब हम भारतीय राजनीति के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें जो भाषा नाम की जो समस्या भारतीय एकता में या भारतीय राजनीति के सामने आ रही है, तो उससे ये लगता है कि भारतीय एकता स्थापित होने में भाषा ही सबसे बड़ा एक बाधक तत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत एक बहुभाषी देश है। भारत एक बहुभाषी देश है, यानी इसके हर क्षेत्रों में हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद में जैसे ही पानी, जमीन के नीचे पानी बदल जाता है, वैसे ही भाषाएं बदल जाती हैं। हम हरियाणा में ही आप देख लो, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर रोहतक साइड में जाओगे तो वहाँ हरियाणवी भाषा बोली जाती है। उसी तरह थोड़ा सा आगे निकलोगे, पंजाब आएगा, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। राजस्थान में आओगे तो राजस्थान में तो हर 10-20 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। तो उसी तरह पूरे देश में जब 1902 में जनगणना हुई थी तो पता चला कि भारत में 179 भाषाएं हैं और उसमें 444 स्थानीय भाषाएं हैं। फिर 1991 की जनगणना हुई तो उसमें 771 भाषाएं चिन्हित की गई कि भारत में 771 भाषाएं हैं। उसी तरह 1961 में, 1971 में जो बढ़कर 1662 तक पहुंच गई, यानी इतनी सारी भाषाएं यहाँ बोली जा रही है। तो ये तो थी हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, लेकिन हमारे जो संविधान में भाषाओं का प्रावधान है वो भाग शायद 17 में है और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में लिखा गया है। भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया गया है और इस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो इतनी संख्या नहीं थी, 22 नहीं थी, 14 ही थी। धीरे धीरे भाषाओं का लेकर आंदोलन हुए और बार बार हमें संविधान में संशोधन करते हुए भाषाओं की संख्या बढ़ती रही। जैसे 14 भाषाएं थी, जैसे उसमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालमी या मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु ये थी। फिर एक भाषा सिंधी को जगह दी तो टोटल 15 हो गई। उसके बाद में 1992 में 71वां अमेंडमेंट किया गया और उसमें फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। तो इसके बाद में ये 18 हो गई। फिर इसकी संख्या 2003 में 92 में अमेंडमेंट में और बढ़ाई गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली
इनको 8वीं सूची में रखा गया। अब 18 और 4 22 हो गई। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारत में। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको हम भौगोलिक दृष्टि से भी बांटा जा सकता है। जैसे मध्य भाग है वो हिंदी का है, उत्तरी भाग है वो कश्मीरी और पंजाबी का है, और दक्षिणी भाग है वो तेलुगु, तमिल, कोंकण, मलयालमी जैसी भाषाओं का है। और नॉर्थ ईस्ट देखा जाए तो वहाँ असमी भाषाएं हैं, बांग्ला भाषा है। तो यानी हम इसको प्रादेशिक भाषाओं के रूप में भी या प्रादेशिक रूप से भी बंटवारा इनका कर सकते हैं। वैसे 22 भाषाएं भारतीय संविधान में रखी गई है। ये जो भाषा का जो भाग है ये हमारी विलक्षणता को दर्शाता है, हमारी एक विलक्षण विशेषता को दिखाता है, क्योंकि हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग लिपियाँ हैं, लिपि भी अलग है, यानी जो लिखी जाती है वो लिपि भी अलग है। दक्षिण जिससे उत्तर का, इससे क्या है कि उत्तर का व्यक्ति दक्षिण की भाषा नहीं पहचानता, दक्षिण का व्यक्ति हिंदी नहीं समझ सकता, नॉर्थ ईस्ट का पंजाबी नहीं समझता, पंजाब वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट की या फिर दक्षिण भारत की तेलुगु, तमिल वाली भाषाएं नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती है। देश की एकता, अखंडता को लेकर कठिनाइयाँ भी है, समय समय पे आंदोलन होते रहते हैं, फिर भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि हम देश को एकता के सूत्र में बांधे रखें। जब राष्ट्रभाषा की बात चल रही थी तो संविधान में काफ़ी विचार विमर्श किया गया। भाषा को लेकर कई बार हठ धर्मिता भी दिखाई गई कि हमें उत्तेजना भी दिखी और कहा कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए एक राजभाषा आयोग भी बनाया गया। राजभाषा आयोग ने स्पष्ट कहा कि हमारे जो देश की सांस्कृतिक एकता जो हमने बड़े मुश्किल से प्राप्त की है, हम उस एकता को भाषागत एकता भी बनाना चाहते हैं, ताकि एक संप्रेषण की या फिर एक अभिव्यक्ति की एक ऐसी भाषा बनाना चाहते हैं जिससे कि संपूर्ण देश को जो एकता या फिर जो हमने अपनी अखंडता प्राप्त की है उसको हम एक सस्टेनेबल तरीके से स्थापित कर सकें। ये कहने का मतलब कि उसको जो हमने एकता है उसको मजबूती से स्थापित करने के लिए हमें एक ऐसी भाषा भी चुननी पड़ेगी जिससे पूरे देश को एक धागे में पिरोया जा सके। अब संघ की भाषा को लेकर काफ़ी विवाद था। अंततः राजभाषा आयोग के प्रयासों से आर्टिकल 343, आर्टिकल 344 यानी 343, 344 में राजभाषा के बारे में विस्तृत से विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा होगी, और शुरुआत के 15 वर्षों तक अंग्रेजी को राज कार्यों में अंग्रेजी को प्रयोग किया जाएगा और धीरे धीरे इसकी जगह हम हिंदी को अपनाने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में भी 5 साल के बाद में राष्ट्रपति है वो हिंदी को राजभाषा बना सकता है, या फिर ये भी रखा गया कि यदि फिर भी हम नहीं बना पाते हैं तो अंग्रेजी को तब तक रखेंगे जब तक कि हम हिंदी को अपना न लें। तो ये व्यवस्था की गई। फिर 1965 में एक अमेंडमेंट किया गया और 343 में एक 3 नंबर क्लॉज डाला गया। 3 नंबर क्लॉज डाला गया कि अब अंग्रेजी है वो अनिश्चित काल के लिए भारत की राजभाषा या फिर भारत में कामकाज की भाषा यही रहेगी। इसको 5-5 साल नहीं, अब हमेशा ये रहेगी। दूसरी भाषा हम हिंदी बना सकते हैं। तो एक आयोग बनाया गया जो राष्ट्रपति ने बनाया। इस आयोग ने भी सिफारिश की कि एक हमें जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं उस पर एक समिति बनाएं जिसमें 20 राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 है वो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, जो हम जो रिपोर्ट दें उसके बारे में विचार विमर्श करें। तो ये कुछ, इसके साथ साथ कुछ प्रादेशिक भाषाएं 345 में उसके बारे में कहा गया है कि जो राज्य जहां हिंदी इंग्लिश नहीं है वो अपने यहाँ प्रादेशिक भाषाओं में भी काम चला सकते हैं, लेकिन
हिंदी को भी वो अपनी राजभाषा बना सकते हैं, लेकिन जो कामकाज होंगे वो इसका उसका अंग्रेजी में राज्यपाल है वो अनुवाद करेगा, वो ही मान्य होगा, कर या करवाएगा वो ही मान्य होगा। उसी तरह उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की भाषा को लेकर भी विवाद था, उसमें हमने अंग्रेजी को ही अपनाया गया कि कार्रवाई किसी भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में हो सकती है। यदि मुख्य न्यायाधीश या वहाँ जो बैठा न्यायाधीश है वो परमिशन देता है तो वो किसी भी भाषा में व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन उसमें जो आदेश होंगे, जो डिग्री होगी या किसी भी तरह की कोई कागजी कार्रवाई होगी वो इंग्लिश में ही होगी। और आज भी हमारे न्यायालयों में इंग्लिश का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी एक व्यवस्था की गई कि अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, और वो अधिकारी ये देखेगा कि कैसे क्या अल्पसंख्यकों की भाषा को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में अल्पसंख्यकों की भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इतना सब करने के बाद में भी आज भी भाषा को लेकर काफ़ी समस्याएं सामने आ रही है। आज भाषा के विषय ने राजनीतिक रूप ले लिया है। हमारे राजनेताओं ने समय समय पर भाषा के इस मुद्दे को ज्वलनशील बना दिया है, या यूं कहें कि उसमें आग दिखाते रहते हैं कि कैसे ही ये मुद्दा बना रहे और हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, और इसको लेकर आंदोलन करते रहते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद में भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं या ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे भाषा संबंधित विवाद चलता ही रहता है। जैसे हिंदी के विरोध में राजनीति। हिंदी के विरोध में राजनीति यानी जब राष्ट्रपति ने एक आयोग नियुक्त किया था, उसमें बांग्ला और तमिल भाषा के जो सदस्य थे उन्होंने एक अलग ही टिप्पणी की। जैसे उसमें सुनीति कुमार चटर्जी थे और साथ में डॉक्टर पी सुब्बा नारायण थे। उन्होंने कहा कि यदि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में अपनाते हैं तो फिर ये एक ऐसा कदम होगा कि हम हिंदी भाषा वाले लोगों पे हिंदी थोप रहे हैं, और जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा, और इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब तक हिंदी संपूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो जाती तब तक हमें अंग्रेजी के ही अपनी भाषा रखनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा को ही कामकाज में प्रयुक्त करना चाहिए। यानी हिंदी को लेकर जो तमिल थे, तेलुगु वाले थे या फिर जो बांग्ला भाषा वाले थे, उन्होंने इस तरह का विरोध किया। फिर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जैसे ही भारत 1950 में संविधान लागू हुआ, 1952 में एक तेलुगु भाषी आंदोलन उत्पन्न हो गया। तेलुगु लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। इसके लिए एक प्रसिद्ध नेता पट्टाभी श्री रामालू आमरण अनशन का रास्ता अपना लिया इन्होंने, और आमरण अनशन पर बैठ गए। लगभग 52 दिनों तक ये आमरण अनशन पर बैठे रहे और अंततः ये एक्सपायर हो गए, यानी ये इनका देहांत हो गया आमरण अनशन की वजह से। तो पूरे देश में भाषा को लेकर आंदोलन बहुत तेज हुए, जिसको लेकर नेहरू सरकार को झुकना पड़ा और तेलुगु भाषी लोगों के लिए तमिलनाडु राज्य का निर्माण करना पड़ा। इस राज्य के निर्माण होते ही हर भारत में हर कोने कोने में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने की मांग उठने लगी। जैसे मुंबई में एक मांग उठी महाराष्ट्री यानी मराठी और गुजराती लोगों के बीच में, तो उसको फिर 1960 में सुलझाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग राज्य बनाए गए। उसी तरह हरियाणा और पंजाब को लेकर हिंदी और पंजाबियों के बीच में ये आंदोलन हो गए, जिसको सुलझाने के लिए 1966 में हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्य बनाया गया। ये भाषा का विवाद यही नहीं रुका है, अब भी अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठती रहती है, और ये आगे भी उठती रहेगी जब तक हम किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाते हैं। भाषाई राज्यों का विवाद, अब भाषाओं के आधार पर राज्यों को अलग अलग बनाने का विवाद तो चल ही रहा था। अब दो राज्यों के बीच में भी भाषा को लेकर या
स्थानों को लेकर विवाद होने लगा। जैसे उदाहरण के रूप में बेलगांव कर्नाटक के भी पास पड़ता है और महाराष्ट्र के पास भी पड़ता है। यानी बेलगांव की लोकेशन ऐसी है जहाँ एक तरफ वो कर्नाटक के टच होता है, एक तरफ महाराष्ट्र में है। तो और वहाँ पर मराठियों की संख्या ज़्यादा थी, मराठी लैंग्वेज बोलने वालों की। तो मुंबई वालों ने यानी महाराष्ट्र वालों ने कहा कि बेलगांव है वो हमें मिलना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से वो कर्नाटक के नज़दीक था। उसी तरह चंडीगढ़ को लेकर या फिर बहुत सारे अन्य स्थानों को लेकर भी ऐसे ही विवाद उठते रहे हैं। यानी राज्यों के बीच में भी भाषा के आधार पर विवाद होते रहे हैं कि जो राज्यों की सीमाएं हैं वो भाषा के आधार पर तय होनी चाहिए। उसी तरह उत्तर और दक्षिण को लेकर विवाद होते रहते हैं। जैसे उत्तर में हिंदी को बोला जाता है, हिंदी भाषी स्टेट ज़्यादा है। दक्षिण भारत में लोग हैं वो तेलुगु, तमिल अलग अलग भाषाओं वाले हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहना शुरू कर दिया। जैसे कि एक ही भारत में दो भारत निवास करते हैं, एक उत्तर वाला भारत, एक दक्षिण वाला भारत। आज भी हमारी साधारण बोलचाल में दक्षिण भारत या उत्तर भारत हम करते रहते हैं। तो इसको लेकर भी एकता और अखंडता को लेकर इस विवाद से भी भारतीय एकता और अखंडता को काफी नुकसान पहुंचा है। यानी लोगों के मन में संकुचित धारणाएं आ गई है कि उत्तर वाले हमसे अलग हैं, दक्षिण वाले हमसे अलग हैं, उनके कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, हम उनके साथ नहीं रह सकते। इसको लेकर भी दक्षिण स्थान बनाने के लिए कई बार आंदोलन उठे हैं कि हमें भारत से विभाजित होना है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का तो निर्माण होता ही होता है, साथ में दबाव समूह का भी निर्माण होने लगा है। जैसे उदाहरण के लिए गुजरातियों का और महाराष्ट्र वालों के मराठी लोगों का दो अलग अलग दबाव समूह बने। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र समिति जो मराठी लोगों की थी और महागुजरात जनता परिषद नाम के दो दबाव समूह बनाए गए, जिसमें एक गुजराती था और एक मराठी लैंग्वेज से था। और उन्होंने धीरे आगे चलकर राजनीतिक पार्टियों की भी स्थान ले लिया। यानी बाद में क्या हुआ कि पहले इनमें वामपंथी लोग थे और बाद में वामपंथियों की जगह गैर राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो दबाव समूहों का निर्माण भी भाषा के आधार पर होने लगा है। अब अन्य भाषाओं को मान्यता देने के नाम पर प्रश्न भी उठता रहता है कि जैसे शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर एक सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 नेपाली, संथाली ये जोड़ी गई, फिर बोडो जैसी मैथिली, संथाली, छत्तीसगढ़ वाले भी ऐसे मांग करने लगे हैं कि हमें बाद में और भी जोड़ी जाए। अब राजस्थान में राजस्थानी को अपनी भाषा बनाने के लिए विवाद चल रहा है। उनका दावा है कि हम 1,43,00,000 लोग हैं वो राजस्थानी बोलते हैं, तो हमें भी 22 जो भाषाएं उसमें स्थान मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब कि हर जो रीजन है वो अपनी अपनी भाषा को लेकर हमेशा मांग उठाता रहता है। भाषा के मसले को लेकर काफ़ी राजनीतिक हलचलें भी रहती है। जैसे शुरुआत में भारतीय राजनीति या फिर जो राजनीति थी उसमें राजनीतिक दलों के हिंदी के प्रति रवैये, यानी कांग्रेस के हिंदी के प्रति रवैये को लेकर CD देशमुख जो वित्त मंत्री थे उन्होंने 1950 में अपना इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह MC छागला ने भी हिंदी नीति के चलते जो राज्य सरकार की हिंदी नीति थी उसको चलते हुए अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफे दे दिए थे। तो यानी भाषा को लेकर राजनीतिक हलचल भी चलती रहती है। उर्दू भाषा को लेकर भी काफ़ी विवाद हुए हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो उर्दू को तीसरी भाषा या दूसरी भाषा बनाने के घोषणा करके अपने वोट बैंक को बढ़ाते रहते हैं। यानी अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो उर्दू जैसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बोल दिया जाता है कि उर्दू है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा थी, इसलिए हमें उर्दू में को तीसरी भाषा या दूसरी भाषा का दर्जा देना चाहिए। इस तरह कई बार कांग्रेस ने भी अब 1980 में अपना एक घोषणा पत्र बनाया था जिसमें कहा गया था कि हम उर्दू को सम्मानजनक स्थान दिलवाएंगे। यानी अलग अलग दल हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और भाषा को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।
इसी वजह से हम एक सर्वमान्य शिक्षा नीति का निर्माण नहीं कर पाए हैं। यानी कि शिक्षा नीति कहने का मतलब कि हमारी शिक्षा है वो, उसका माध्यम कौन सा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। तो ये भी हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं। एक अच्छी शिक्षा नीति नहीं बना पाए हैं कि स्थानीय जो माध्यमिक शिक्षा है या उच्च शिक्षा है वो कौन कौन सी भाषाओं में होगी। इसको लेकर कई बार हम अलग अलग फॉर्मूले लेके आते हैं, 3 भाषा का फॉर्मूला लेके आए, 2 भाषा का फॉर्मूला लेके आए, लेकिन अभी तक एक स्पष्ट नीति का निर्माण हम नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से हमारी शिक्षा नीति है या फिर जो हमारे शिक्षा पॉलिसी है उसमें बार बार बदलाव होते रहते हैं। हम उसमें